नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। इंजीनियर स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आखिरकार ब्रिटेन को अकला ही गई। जो F-35B फाइटर जेट पिछले 21 दिन से भारत के केरला के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा है, जिसको ब्रिटिश रॉयल नेवी यूज करती है, जिसको अमेरिकन लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है अपने यहाँ। इतना महंगा फाइटर जेट, दुनिया का तथाकथित सबसे उत्तम फाइटर जेट 20 दिन से खड़ा है और तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसे उड़ाया नहीं जा सका और अब उसको डिसमेंटल किया जाएगा। इसका मतलब अब जहाज़ को ध्वस्त किया जाएगा। सामान्य भाषा में कहें तो इसको टुकड़े टुकड़े काटा जाएगा या इसको तोड़ा जाएगा, जो भी आप कह लीजिए। अगर सीधे सीधे आप योगी जी वाले भाषा में कहिए कि अब इसमें बुलडोज़र चलेगा भाई साहब, और फिर इसके बाद इसके मलबे को समेटा जाएगा और बड़े से कार्गो प्लेन में रख के इसको ब्रिटेन ले जाया जाएगा। आइए पहले हम इस पूरे घटनाक्रम को संक्षेप में समझते हैं, फिर इसके पीछे की पूरी जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे। एक F-35B जो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर पर आधारित था, 14 जून को ब्लैक सी की तरफ से लौटते समय खराब मौसम और ईंधन की कमी के कारण F-35B को कैरियर डेक पर लैंड नहीं कराया जा सका। इसके बाद मानव कृत्रिम इमरजेंसी सिग्नल स्क्वाक 7700 जारी कर इसे केरल के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड करवाया गया। लैंडिंग के बाद पता चला कि जेट में हाइड्रोलिक सिस्टम फेल्योर है, जिससे कैरियर पर वापस ले जाना असंभव हो गया। पहले कैरियर से भेजे गए इंजीनियरों ने मरम्मत की कोशिश की, लेकिन जब तक यह बड़ी टीम, जिसमें लॉकहीड मार्टिन और यूके से विशेषज्ञ शामिल हैं, नहीं आई, समस्या बनी रही। अब एक 40 सदस्यीय टीम और विशेष टोवाहन कोलकाता से लाया जा रहा है, लेकिन इसमें भी समय लग रहा है। इसके बाद से अमेरिका, ब्रिटेन और पूरे दुनिया में डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर जो हलचल मची हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोग मीम बना रहे हैं। केरला टूरिज्म अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कोई OLX का अकाउंट बनाकर उस पर इसको बेच रहा है, तो कोई इसको वीज़ा दिला रहा है। खैर, ये हुई मजाक की बातें। इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट भी कई तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि भारत ने इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैम कर दिया है, कुछ कह रहे हैं कि यह भारत की जासूसी करने आया था, कुछ कह रहे हैं कि जेट में हाइड्रोलिक सिस्टम फेल्योर है, जिसे कैरियर पर वापस ले जाना असंभव हो गया है। पर यार, आज 21 दिन से ज़्यादा हो गए, ऐसी कौन सी बाधा आ गई कि उड़ ही नहीं पा रहा। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि F-35 को पद्मनाभ स्वामी का लॉक लग गया है और त्रिवेंद्रम में उतार लिया गया और वो खुल नहीं पाया है। आइए अब इस घटना के जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करते हैं। साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी पूरी कहानी समझ में आएगी कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। मैं हर बात आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा, आप आराम से समझिएगा और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। अभी अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं। उनका इलेक्शन कैंपेन का थीम था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इन शॉर्ट MAGA, मेगा। बेसिकली उनका कहने का मतलब था कि अमेरिका को अगर अपना कर्जा कम करना है तो उनको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। जो उनका मेन फोकस है वो है हाईटेक और डिफेंस इक्विपमेंट। डिफेंस सेक्टर में मेगा का मतलब होता है मिसाइल, एयर डिफेंस, गन और एयरक्राफ्ट। डिफेंस इक्विपमेंट बेचने के लिए वो हर एक कंट्री पर प्रेशर बनाते रहते हैं। वो कहते तो शांति की बात है, खुद के लिए नोबेल प्राइज़ मांगते हैं, पर आए दिन कहीं ना कहीं लड़ाई लगवा देते हैं। अमेरिका के पास स्टील फाइटर जेट के रूप में 2 एयर फाइटर जेट हैं, एक F-35 और दूसरा F-22। F-22 अमेरिका किसी को नहीं बेचता, ना तो नाटो देश को बेचता है और ना अपने दोस्त को बेचता है, और दुश्मन को बेचने की तो कोई बात ही नहीं। अमेरिका क्यों नहीं बेचता, जबकि उसकी फ्लीट में सबसे ज़्यादा F-22 हैं, सबसे अधिक यूज करता है उसका वो, उसको उस पर सबसे अधिक भरोसा है। तो तुम गुरु कुछ और करो और दुनिया को कुछ और चिपकाओ, यह भी नहीं चलने वाला। तो F-35 फाइटर जेट दुनिया भर के देशों को बेचने की कोशिश करता है,
मेरा यह मानना है कि ये जो यूरोपियन देश हैं, खास करके ब्रिटेन, वो उनकी एक चाल है अमेरिका के ख़िलाफ़ और ट्रंप के ख़िलाफ़। और इसका जो बैकड्राफ्ट है क्या है कि आप देखिए 23 मेंबर नाटो कंट्रीज़ का एक समिट हुआ हेग में। वहाँ पर यह निर्णय लिया गया कि वो अपना डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो अब 2% से बढ़ाकर 5% करेंगे। अब 2% से 5% जब बढ़ेगा तो इसका अमेरिकन इंडस्ट्रीज पर क्या असर होगा? मोर देन डबल बजट है। नाटो मेंबर जब अपना जीडीपी का डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं तो अपना डिफेंस प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि 3.5% जो है वो तो कोर डिफेंस रिक्वायरमेंट के ऊपर खर्च करेंगे और बाकी जो 1.5 to 2% है वो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री लेवल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो पहला उनका डिफेंस बजट था दैट विल बी एलोकेटेड एंटायरली टू डिफेंस प्रोडक्शन। अब है क्या कि मतलब डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च करेंगे, तो इसका असर तो पड़ेगा। अब ट्रंप साहब ने तो कहा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपना खर्चा स्वयं करो। इनका जो अमेरिकन इंपोर्ट्स के ऊपर जो था डिपेंडेंसी बढ़ रही थी। 2015 से 2019 के बीच में जो आर्म्स इंपोर्ट टू यूरोप फ्रॉम यूएस था, नाटो कंट्रीज का था, वो 52% था। 2020 से 2024 में यह लगभग 2/3 था। नॉर्वे, स्वीडन, इटली और नीदरलैंड का 90% था। जो मेन चर्चा का विषय है अब उसका जर्मनी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 2015 से 2019 तक 10% और 2020 से 2024 के बीच में 70%, मतलब 10% से लेकर 70% तक डिफेंस डिपेंडेंसी अमेरिका पर बढ़ी। अब असर क्या होगा इसका? जब आपका डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ेगा यूरोप में या नाटो कंट्रीज में तो अमेरिका पर डिपेंडेंसी घटेगी। दूसरी बात यह है कि यूएस डिफेंस इंडस्ट्रीज पे इन देशों की डिपेंडेंसी कम होगी। तो आप देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स कैसे बदलता है। ये ट्रांस अटलांटिक जो इकोसिस्टम है वो हमेशा तो साथ रहेगा नहीं। मान लीजिए कि जियोपॉलिटिक्स में बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव होता है और इनको अमेरिका के खिलाफ जाना पड़ता है, तब इनकी क्या हालत होगी। और इसलिए सेल्फ रिलायंस इनके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे चलिए, अगर वो ख़रीदते हैं तो ट्रंप साहब तो खुश हो जाएंगे। यूरोपियन कंट्रीज से अगर ये लगातार ख़रीदते रहते हैं तो भाई इनको लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी तो बढ़ेगी ना। तो ये तमाम चीज़ें, ये पहलू हैं, इस पर गौर कीजिएगा। उन्होंने अपना डिफेंस बजट 2% से 5% कर दिया तो डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो सिंगल सोर्स पे क्यों निर्भर रहेंगे। दूसरी बात है कि अभी ऑस्ट्रेलिया के एक्स पीएम वेलकम टर्नबिन ने कहा है कि अग्रेशन को डेटर करने के लिए सोवरेन क्षमता चाहिए। हम ठीक है ना, जैसे पाकिस्तान सोचता है ना कि उसको आत्मनिर्भर नहीं बनना है, उसको मदद करने के लिए कोई ना कोई कंट्री आ जाएगा उसके सपोर्ट में, जैसे चाइना। तो ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई अग्रेशन को डिटर करने के लिए किसी भी देश के पास, खास करके कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, उसके पास सोवरेन क्षमता चाहिए और अपने आर्मामेंट डिप्लॉय करने के लिए उसको संपूर्ण आज़ादी होनी चाहिए। खास करके इस मामले में उन्होंने F-35 का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि F-35 का कंज्यूमर जो भी कंट्री होता है वो सॉफ्टवेयर और स्पेयर पार्ट के लिए हमेशा डिपेंडेंट रहता है यूएस से, और बिना वाशिंगटन के कंसेंट के डिप्लॉय नहीं कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर रेड सी में खड़ा था, उस पर हौती विद्रोही ने हमला कर दिया। जेट क्रैश होकर समुद्र में गिरने से बचा। आप एक चीज़ याद रखिए, स्टेल्थ फाइटर जेट की जितनी बढ़ाई और तारीफ अभी तक होती है ना, दुनिया में किसी का भी स्टेल्थ फाइटर प्लेन का टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है युद्ध में। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि इजराइल भी तो F-35 उड़ा रहा था, तो भाई साहब ईरान के पास तो रडार ही नहीं था, ईरान के पास तो डिफेंस सिस्टम ही नहीं था, लेकिन उसका हवा इतना बना दिया गया कि भारत से लेकर दुनिया के हर देश में यही एक चर्चा बन रही है कि भैया देखो स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, 5th जनरेशन चाहिए, हमारे पास या नहीं है, हमारे पास वह नहीं है। भैया अगर ये स्टेल्थ जेट की स्थिति है
तो बिना स्टील्थ के ही दुनिया ठीक है। F-35 के बारे में सारी खबरें दबा दी गई थी। इस समय यूके की अर्थव्यवस्था स्लो चल रही है, वहाँ पर रिसेशन है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने भारत से अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है ताकि अपनी इकोनॉमी बचा सके। इस समय भारत अपनी नौसेना की क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है। इस समय भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और 2 अन्य एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर बनेंगे तो उन पर फाइटर जेट भी तैनात होंगे। भारत अभी रूस, फ्रांस और अमेरिका पर जेट के लिए निर्भर है। अगर स्वदेशी की बात करें तो अहमका या तेजस है, पर चूंकि अभी हाल ही में कावेरी इंजन फेल हो गया है, भारत ने इंजन के लिए अमेरिका से बात की पर उसने मना कर दिया। यूके की कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत को जेट इंजन ऑफर किया, लेकिन भारत ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ऐसे में हो सकता है कि यूके ने गेम खेल दिया हो कि अमेरिकी जेट की इतनी बेइज्जती कर दो कि लोग इसे खरीदें ही ना। फिर इतनी जल्दी स्वयं तो बना नहीं सकते हैं, तो खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे? यूरोप ही आएंगे। अगर जेट ना भी बिके तो इंजन तो बिकेगा ही। दोस्तों, अपने इस उत्तर के पक्ष में मैं कुछ तथ्य रख रहा हूँ। जब इस फाइटर जेट ने त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर लैंडिंग की, या ग्राउंड पर ही खड़ा रहा, कई बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोशिश की कि हंगर में शिफ्ट कर दें, लेकिन यूके की गवर्नमेंट ने मना कर दिया। इस समय जो डिफेंस रेटिंग थी यूएस की, वो इस एक इंसिडेंट से कम 25% डाउन हो गई और 25% से आसपास भारत की रेटिंग बढ़ गई है। भारत की रेटिंग बढ़ने का कारण यह भी है कि भारत ने जो एयर डिफेंस में अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दिखाई है, उसके बाद ही उसकी रेटिंग बढ़ी है। यह जो जेट है वह स्टील टेक्नोलॉजी से बना है। ये दूसरे जेट की तरह मेटल का नहीं बना है या कार्बन फाइबर, रेजिन वगैरह से बना है, तो ये ह्यूमिडिटी से अफेक्ट होता है और इसकी बॉडी लाइफ जो है वो बहुत लंबी नहीं होती है। उससे इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। आज की डेट में अगर हम नॉर्मल फाइटर जेट खरीदते हैं तो 40-40 साल तक चलते हैं। अब 70 के दशक में खरीदा गया MiG-21 ही देख लीजिए, आज भी चल रहा है। और स्टील्थ जेट की कीमत बहुत होती है, ऊपर से इसका मेंटेनेंस बहुत महंगा है और इनकी लाइफ भी कम होती है। और जो अत्याधुनिक रडार बने हैं, जैसे भारत में VHF है, फोटोनिक रडार बन गया है। फोटोनिक रडार मतलब विजुअली भी दिख सके। जब ये पकड़ में ही आ जाएगा तो हम क्यों खरीदें? अब आप ही बताइए, अगर यूके की अथॉरिटी को पता था कि खुले में ख़राब हो जाएगा, फिर भी इसे खुले में क्यों रखने दिया? आप ही बताइए, अगर इसको हंगर में शिफ्ट कर देते तो ये दुनिया भर में लोगों की चर्चा में कैसे आता, फिर इसे पब्लिसिटी कैसे मिलती? फिर यूके गवर्नमेंट ने बार बार अपने बयान बदले। पहले बोला हाइड्रोलिक सिस्टम ख़राब है, उससे पहले बोला कि ख़राब मौसम की वजह से एयरक्राफ्ट तक नहीं जा पाया। मतलब जिस जेट के बारे में बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि ये जेट ये कर सकता है, वो कर सकता है, अब आप ही बताओ, ज़रा सा मौसम क्या बदला है तो डर गया, लैंडिंग से ही मना कर दिया। चलो मान लिया कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड नहीं करवाया, कोई बात नहीं। यह फाइटर जेट स्पेशली डिज़ाइन इस प्रकार किया गया था कि यह कहीं भी लैंड कर सके। इसमें वर्टिकल लैंडिंग की सुविधा है। तो यार, अरेबियन सी में इतने फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर हैं, उनमें कुछ पर हेलीपैड भी उपलब्ध हैं, वहाँ लैंड कर जाता। भारत क्यों आया? भारत इसलिए आया क्योंकि उनको गेम खेलना, इसकी सेल कम करके और अपने जेट के लिए मार्केट बनाना था। उसके बाद बयान दिया कि इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में खराबी आ गई है, अब इसे डिसमेंटल करके वापस ले जा रहे हैं। अगर इसे ले ही जाना था तो पहले ही ले जाते, इतने दिन बाद ले जाने का क्यों फैसला किया ले जाने का? क्योंकि यूरोपीय देशों को, यूके को, भारत को, इनमें से किसी को भी ये फाइटर जेट नहीं लेना। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ट्रंप के बयान और आसिम मुनीर के साथ मीटिंग के फ़ोटो आए हैं, उससे भारतीयों के मन में असंतोष है। ऐसे में यह घटना F-35 के बाज़ार को ख़त्म कर देगी, जिससे नाटो के अन्य देशों को भी अमेरिका से F-35 फाइटर जेट नहीं खरीदना पड़ेगा। साथ ही साथ यूके के जेट इंजन को भारत के मार्केट में जगह मिलेगी। इसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। अभी हाल ही में पुर्तगाल ने F-35 का ऑर्डर कैंसिल किया और कनाडा भी आगे सोच रहा है। भारत तो पहले ही मन बना चुका था कि इसको नहीं लेना है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।